नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज से हम जो है उत्तराखंड एलटी का जो है दोस्तों यहाँ पर भाग फर्स्ट जो है कवर करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसमें हम दोस्तों एमसीक्यूज़ के माध्यम से प्रत्येक टॉपिक को जो है यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे। यहाँ पर दोस्तों आप सभी ने सिलेबस देखा होगा एलटी का, जिसमें आपके जो है 5 यूनिट हैं दोस्तों, ठीक है? जिसमें पाँचों यूनिट जो है दोस्तों मैंने आपको डिटेल में करवा रखे हैं, जिनको आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस बार हम दोस्तों कुछ यहाँ पर नया करते हुए चलेंगे। इस बार दोस्तों हम प्रत्येक यूनिट से प्रत्येक टॉपिक को जो है यहाँ पर एमसीक्यूज़ के माध्यम से कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है? चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। पहला देखेंगे दोस्तों यूनिट फर्स्ट देखेंगे हम, और यूनिट फर्स्ट में दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा शिक्षा और दर्शन। ठीक है? शिक्षा और दर्शन से दोस्तों हम आज के जो है एमसीक्यूज इसमें से कवर करेंगे और सारे क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेंगे आप सभी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का, और बाकी डिटेल क्लास जो है दोस्तों आपकी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला है, किस दार्शनिक विचारधारा के अनुसार शिक्षा दर्शन का क्रियात्मक पक्ष है? ठीक है, ऑप्शन देखिए, जॉन डीवी, अरस्तु, प्लेटो या फिर जे एस रॉस। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर करना है किस दार्शनिक विचारधारा के अनुसार जो है शिक्षा दर्शन का क्रियात्मक पक्ष है, यानी कि डायनेमिक साइड ऑफ फिलॉसफी है। किसने कहा है आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ये कई बार दोस्तों पूछा जाता है, शिक्षा दर्शन का क्रियात्मक पक्ष है, ये किसने कहा है? तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट का दोस्तों जे एस रॉस। ठीक है, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगर आपके ऑप्शन में यहाँ पर अगर एडम्स आते हैं, यानी कि जॉन एडम्स का नाम अगर आपको देखने को मिलता है, तो आप जॉन एडम्स फर्स्ट आंसर करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे शिक्षा दर्शन का क्रियात्मक पक्ष है, ये किसने कहा है? यहाँ पर आंसर हो जाएगा जे एस रॉस। ठीक है, अगर जे एस रॉस नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन में मिलेगा आपको जॉन एडम्स। ठीक है, कौन मिलेगा? जॉन एडम्स। ठीक है, जॉन एडम्स का नाम आपने याद रखना है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे शिक्षा दर्शन का क्रियात्मक पक्ष है दोस्तों, ये जॉन एडम्स ने कहा है। इसके साथ ही दोस्तों जेम्स रॉस ने भी स्पष्ट किया है कि दर्शन जो है जीवन का सैद्धांतिक पक्ष है और शिक्षा उसका जो है क्रियात्मक पक्ष है, ये कहा है दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर एडम्स आपके ऑप्शन में नहीं है तो रॉस करेंगे, अगर रॉस ऑप्शन में नहीं है तो जॉन एडम्स करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है जेम्स रॉस से, आपने पढ़ा होगा दर्शन और शिक्षा जो है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, पहला चिंतनशील और दूसरा सक्रिय है। तो ये किसने कहा है? ये कई बार पूछा जाता है। तो ये क्या है दोस्तों? जेम्स रॉस ने। ठीक है, क्या कहा है जेम्स रॉस ने? एक तो आप ध्यान रखेंगे शिक्षा दर्शन का क्रियात्मक पक्ष है, दूसरा दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यानी कि शिक्षा और दर्शन जो है सिक्के के, ठीक है, सिक्के के दो पहलू हैं। ये कई बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, किसने कहा है? आपको पूछ लिया जाएगा कि दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये किसने कहा है? तो ये भी दोस्तों किसने कहा है? जेम्स रॉस ने कहा है। ठीक है, या जे एस रॉस ने कहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और जे एस रॉस जो है दोस्तों, ये किस विचारधारा से आते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये आते हैं दोस्तों आदर्शवादी विचारधारा से। ठीक है, आदर्शवादी, ठीक है, आदर्शवादी थे दोस्तों जे एस रॉस, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, किसने कहा था कि शिक्षा मनुष्य के भीतर पहले से ही मौजूद पूर्णता की अभिव्यक्ति है? ये किसने कहा है, ये आपको बताना है। श्री अरविंदो, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या फिर स्वामी विवेकानंद। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका? किसने कहा था कि शिक्षा मनुष्य के भीतर पहले से ही मौजूद पूर्णता की अभिव्यक्ति है? ये दोस्तों ये सारी चीज़ें मैंने आपको करवा रखे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए? तो क्वेश्चन नंबर 2 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर स्वामी
विवेकानंद। ठीक है, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अर्थ जो है मनुष्य के भीतर पहले से मौजूद पूर्णता को बाहर लाना है। ठीक है, जिसका मुख्य आधार क्या है? जिसका मुख्य आधार है दोस्तों चरित्र निर्माण। ठीक है, चरित्र निर्माण। और क्या है बताइए? चरित्र निर्माण के साथ साथ याद रखेंगे आत्मविश्वास और शारीरिक व मानसिक विकास। ठीक है, चरित्र निर्माण, आत्मविश्वास। ठीक है, आत्मविश्वास, आत्मविश्वास के साथ साथ याद रखेंगे शारीरिक व मानसिक विकास। ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ, शारीरिक और मानसिक विकास। ठीक है, ये आधार है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। आप सभी ने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो याद रखेंगे स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ जो है क्या है? मनुष्य के भीतर पहले से मौजूद पूर्णता को बाहर लाना है, जिसके मुख्य आधार है दोस्तों चरित्र का निर्माण, आत्मविश्वास और शारीरिक व मानसिक विकास। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आपने आंसर करना है, आदर्शवाद में शिक्षक की भूमिका को किसके समान माना गया है? चलिए आंसर कीजिए। आदर्शवाद, ठीक है, ये मैंने आपको सारे करा रखे हैं आपके। आदर्शवाद, ठीक है, प्रकृतिवाद, ठीक है, साथ ही साथ यथार्थवाद, ये सारे यहाँ से आपको मैंने ये सारे कंप्लीट करा रखे। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यूनिट फर्स्ट का है। चलिए क्या हो जाएगा राइट आंसर? एक मार्गदर्शक यानी कि गाइड, एक माली यानी कि गार्डनर, या फिर एक निरीक्षक इंस्पेक्टर, या फिर एक सहयात्री यानी कि फेलो ट्रैवलर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का? आदर्शवाद यानी कि आइडियलिज्म में शिक्षक की भूमिका को किसके समान माना गया है? तो 3 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 3 का राइट आंसर हो जाएगा एक माली के समान माना गया है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन जो है यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे आदर्शवाद में शिक्षक की भूमिका को किसके समान माना गया है? एक माली के समान माना गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आदर्शवाद का जनक पूछा जाता है कई बार, तो आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है? तो ये दोस्तों माना जाता है प्लेटो को। ठीक है, किसको माना जाता है आदर्शवाद का जनक? तो प्लेटो को माना जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे दोस्तों। 4 है, निषेधात्मक शिक्षा यानी कि आपका नेगेटिव एजुकेशन की अवधारणा किस शिक्षा शास्त्र ने दी है? ऑप्शन देखिए, हर्बर्ट स्पेंसर, रूसो, जॉन लॉक, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा आंसर बताइए? निषेधात्मक शिक्षा यानी कि नेगेटिव एजुकेशन की अवधारणा किस शिक्षा शास्त्री ने दी है? ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका बताइए 4 का? निषेधात्मक शिक्षा यानी कि नेगेटिव एजुकेशन जो है दोस्तों, ये एक शिक्षा पद्धति है, तो एक शिक्षण पद्धति है दोस्तों, जिसमें क्या किया जाता है? बच्चे को सीधे ज्ञान या नैतिक उपदेश देने के बजाय उसे क्या किया जाता है? उसे हानिकारक प्रभावों या बुरी आदतों से उसको दूर रखने पर बल दिया जाता है। इस अवधारणा के प्रतिपादक कौन रहे हैं दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा 4 का, क्या हो जाएगा? रूसो। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निषेधात्मक शिक्षा या जिसे हम नेगेटिव एजुकेशन कहते हैं, क्या होता है दोस्तों ये? तो ध्यान रखेंगे जो निषेधात्मक शिक्षा है दोस्तों, निषेधात्मक शिक्षा वह शिक्षण पद्धति है जिसमें बच्चों को सीधे ज्ञान या नैतिक उपदेश देने के बजाय उसे हानिकारक प्रभाव, बुरी आदतों से दूर रखने पर बल दिया जाता है। ये अवधारणा दोस्तों ये किसने दिया है? रूसो ने दिया है दोस्तों। और साथ ही साथ रूसो की एक बुक है दोस्तों, जिसमें इन्होंने इसका समर्थन किया है। किसका? नेगेटिव यानी कि निषेधात्मक शिक्षा का समर्थन किया है। किस पुस्तक में किया है रूसो ने? तो ये भी ध्यान रखेंगे, इनकी पुस्तक है दोस्तों एक अमील। अमील है, ठीक है, या इसे आप कह सकते हैं इमाइल भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो इस पुस्तक में दोस्तों रूसो ने जो है इसका समर्थन किया है। किसका? नेगेटिव एजुकेशन का। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करना है दोस्तों, यथार्थवाद शिक्षा के किस माध्यम पर सर्वाधिक बल देता है? धार्मिक ग्रंथ, इंद्रिय अनुभव, विचार और कल्पना, या फिर मानसिक अनुशासन? चलिए यथार्थवाद की बात हो रही है, तो यथार्थवाद यानी कि रियलिज्म शिक्षा के किस माध्यम पर सर्वाधिक बल देता है?
चलिए आंसर कीजिए, किसमें देता है सर्वाधिक बल? धार्मिक ग्रंथ, इंद्रिय अनुभव, विचार और कल्पना या फिर मानसिक अनुशासन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 5 का दोस्तों, क्या हो जाएगा? यथार्थवाद जो है शिक्षा के किस माध्यम पर सर्वाधिक बल देता है? तो सर्वाधिक बल देता है ये इंद्रिय अनुभव पर। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंद्रिय अनुभव यानी कि इंद्रिय अनुभव को शिक्षा का मुख्य माध्यम किसने माना है? तो ये भी पूछा जा सकता है। तो इसमें नाम आता है दोस्तों रूसो का और मारिया मॉन्टेसरी का। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पूछ लिया जाएगा आपको यथार्थवाद में जो है यथार्थवाद शिक्षा के किस माध्यम पर बल देता है? तो सर्वाधिक बल देता है इंद्रिय अनुभव पर। ठीक है, यानी कि इंद्रियां जो हैं, इंद्रियों के द्वारा बच्चों को किस प्रकार से प्राकृतिक रूप से जो है प्रशिक्षण बच्चों को दिया जाता है, तो इस पर ज़्यादा बल दिया था दोस्तों, इसमें ध्यान रखेंगे। तो इंद्रिय यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इंद्रिय अनुभव को शिक्षा का मुख्य साधन जो है किसने माना है? एक तो आपको याद रखना है रूसो और दूसरा नाम याद रखना है मारिया मॉन्टेसरी। ठीक है, मारिया मॉन्टेसरी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, मारिया मॉन्टेसरी। ठीक है, मारिया मॉन्टेसरी, इन दोनों का नाम याद रखना है दोस्तों। ठीक है, इंद्रिय अनुभव को शिक्षा का मुख्य माध्यम माना है रूसो और मारिया मॉन्टेसरी जैसे महान शिक्षा शास्त्रियों ने दोस्तों इसको माना है। साथ ही साथ इसमें रूसो ने कहा था दोस्तों, आपने पढ़ा होगा, इंद्रियां ज्ञान के प्रवेश द्वार हैं। ठीक है, किसने कहा है पूछ लिया जाएगा आपको। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंद्रियां, ठीक है, इंद्रियां जो हैं ज्ञान का, इंद्रियां ज्ञान के प्रवेश द्वार है, ज्ञान के प्रवेश द्वार है। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा किसने कहा है कि इंद्रियां ज्ञान के प्रवेश द्वार है? तो ये रूसो ने कहा है। ठीक है, और बच्चों की शिक्षा जो है प्राकृतिक इंद्रियों के प्रशिक्षण से शुरू होनी चाहिए, यानी कि जो बच्चों की जो शिक्षा है वो प्राकृतिक इंद्रियों के प्रशिक्षण से शुरू होनी चाहिए, ये रूसो ने कहा है दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ मारिया मॉन्टेसरी आप जानते हैं, मारिया मॉन्टेसरी ने इंद्रिय शिक्षा यानी कि जो सेंसरी एजुकेशन होता है, इस पर विशेष मॉडल जो है दोस्तों मारिया मॉन्टेसरी ने दिया था। ठीक है, इसमें दोस्तों आपने पढ़ा होगा, इनने दोस्तों खेल और उपकरणों से जो है इंद्रियों को कैसे प्रशिक्षित किया जाता है, ये इन्होंने सिद्धांत दिया था मारिया मॉन्टेसरी ने। ठीक है, ये मैंने डिटेल में आपको बता रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर इनको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये आपने पढ़ाई है। 6 में आंसर करेंगे, गांधी जी की वर्धा शिक्षा योजना 1937 का मुख्य दार्शनिक आधार क्या था? ऑप्शन देखिए, हस्तशिल्प आधारित शिक्षा, व्यवसाय प्रधान शिक्षा, विदेशी भाषा शिक्षण या फिर उच्च तकनीकी शिक्षा। चलिए आंसर कीजिए, वर्धा शिक्षा योजना 1937। यहाँ से दोस्तों कई बार क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो गांधी जी द्वारा दोस्तों इस शिक्षा प्रणाली को जो है शुरू किया गया था। ठीक है, तो इसका मुख्य दार्शनिक आधार क्या था इस शिक्षा प्रणाली का, ये आपको पूछा गया है। तो 6 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बताइए? हस्तशिल्प आधारित शिक्षा होगा, व्यवसाय प्रधान शिक्षा होगा या फिर विदेशी भाषा शिक्षण होगा या फिर उच्च तकनीकी शिक्षा होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी। पहला देखिए, वर्धा शिक्षा योजना जो है इसके नाम भी जो है दोस्तों आपको पूछे जाते हैं। एक तो आपको याद रखना है वर्धा शिक्षा योजना, दूसरा याद रखना है इसका नाम बेसिक शिक्षा योजना भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? बेसिक शिक्षा योजना। ठीक है, महात्मा गांधी जी की बेसिक शिक्षा योजना के बारे में आपको कई बार आपने पढ़ा होगा। ठीक है, बेसिक शिक्षा योजना कहते हैं इसको। साथ ही साथ इसको दोस्तों नई तालीम भी कहते हैं इसको, कंफ्यूज नहीं होना है, नई तालीम। क्लियर है, नई तालीम। तो ध्यान रखेंगे, वर्धा शिक्षा योजना को बेसिक शिक्षा योजना, नई तालीम भी इसको कहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों 1937 में महात्मा गांधी द्वारा दोस्तों इसको शुरू किया गया था और एक जो है राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली है। ठीक है, साथ ही साथ इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है वर्धा शिक्षा योजना का? 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मातृभाषा में निःशुल्क और मुफ्त शिक्षा, ठीक है, और साथ ही साथ हस्तकला आधारित शिक्षा देना था। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हस्तशिल्प आधारित शिक्षा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वर्धा शिक्षा योजना 1937 का मुख्य दार्शनिक आधार क्या था? हस्तशिल्प आधारित शिक्षा देना। ठीक है, क्लियर है, ध्यान रखेंगे, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसको। ठीक है, साथ ही साथ इसका मुख्य उद्देश्य याद रख लेंगे, वर्धा शिक्षा योजना 1937 का, इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों 7 से लेकर 14 वर्ष तक के
ठीक है, 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, ठीक है, मातृभाषा में निःशुल्क और अनिवार्य हस्तकला आधारित शिक्षा देना था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 का आंसर करेंगे दोस्तों। चलिए 7 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, सांख्य दर्शन के अनुसार शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? ऑप्शन देखिए, कैबल्य, स्वर्ग की प्राप्ति, सामाजिक सुधार या फिर धनार्जन। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करना है दोस्तों। आपको बताना है सांख्य दर्शन के अनुसार जो है शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है, पूछा गया है। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका। 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कैवल्य। ठीक है, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कैवल्य का मतलब होता है मुक्ति। क्या होता है? मुक्ति पाना। क्लियर है? तो यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। साथ ही साथ सांख्य दर्शन का दोस्तों आपको पूछा जा सकता है इसके संस्थापक। ठीक है, ये सांख्य दर्शन जो है इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों? संस्थापक थे कपिल मुनि या महर्षि कपिल, इनको दोस्तों कहा जाता है। महर्षि कपिल या कपिल मुनि भी कह सकते हो। महर्षि कपिल, महर्षि कपिल या कपिल मुनि। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, आपने दर्शन पढ़े हैं, प्रमुख जो 6 दर्शन है उनमें से एक जो है दोस्तों आपका सांख्य दर्शन है। इसके बारे में मैंने 6 के 6 दर्शन आपको अच्छे से बता रखे हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यह दर्शन जो है मुख्य रूप से 2 तत्वों यानी कि प्रकृति और आपका दूसरा जो है चेतना, इस पर आधारित है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और सांख्य दर्शन में जो है कितने मौलिक तत्वों का वर्णन है पूछा जाता है, तो सांख्य दर्शन में दोस्तों इसमें टोटल जो है आपकी 25 मौलिक तत्वों का वर्णन किया गया है। 25 मौलिक तत्वों का इसमें वर्णन देखने को मिलता है सांख्य दर्शन में। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ध्यान रखेंगे यहाँ से, ये दर्शन से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे। सारे जो हम 1 बाय 1 जो है सारे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपने आंसर करना है प्रसिद्ध पुस्तक अमील यानी अमील के लेखक कौन है जिसमें शिक्षा के प्राथमिक स्वरूप का वर्णन किया गया है। तो मैंने अभी ऊपर बताया था आपको, प्रसिद्ध पुस्तक अमील जो है के लेखक कौन है जिसमें शिक्षा के प्राथमिक स्वरूप का वर्णन किया गया है। तो ये पुस्तक किसकी है दोस्तों? आप सभी जानते हैं। 8 का राइट आंसर हो जाएगा रूसो की दोस्तों ये पुस्तक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे पुस्तक का नाम। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा कि रूसो की पुस्तक है। तो यहाँ पर जो एमिल है दोस्तों, इसको कहीं कहीं आपको इमाइल भी देखने को मिलेगा इसका नाम। ठीक है, इमाइल। ठीक है, इमाइल या एमिल, ये दोनों जो है दोस्तों नाम जो है ध्यान रखने हैं आपको। ठीक है, रूसो की पुस्तक है। साथ ही साथ दोस्तों रूसो की अन्य पुस्तक भी आपने पढ़े हैं, जैसे आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, साथ ही साथ कन्फेशंस इनका दोस्तों पुस्तक है, कन्फेशंस। कन्फेशंस, ठीक है, ये भी इन्हीं की पुस्तक है। साथ ही साथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपने पढ़ा है सभी ने। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी जो है किसकी पुस्तक है? ये भी रूसो की है। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपने आंसर करना है दोस्तों, जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा क्या है? चलिए आंसर कीजिए। जॉन डीवी, आप सभी ने पढ़ा है जॉन डीवी के बारे में। ठीक है, मैंने जितने भी आपके जो शैक्षिक विचारक रहे हैं उनके बारे में भी आपको मैंने डिटेल में बता रखे हैं सारे। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। जैसे आपका रूसो के बारे में बता रखा है, प्लेटो, अरस्तु। ठीक है, जॉन डीवी, अरविंदो। ठीक है, महात्मा गांधी, विवेकानंद। ठीक है, टैगोर हो गए, ठीक, गिज्जू भाई हो गए और सावित्री भाई फूले, ये सारे मैंने आपको करा रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा क्या है? केवल ज्ञान प्राप्त करना, परीक्षा पास करने का साधन, जीवन की तैयारी या फिर आपका स्वयं जीवन। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का? तो 9 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा स्वयं जीवन। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, जॉन डीवी की बात करें दोस्तों, जॉन डीवी के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा है। जॉन डीवी के अनुसार जो शिक्षा है वो क्या है? करके सीखने की एक प्रक्रिया है। करके सीखना यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है करके
सीखना, ठीक है, करके सीखना, यानी कि आप कह सकते हैं लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग आप सभी ने पढ़ा है। इनकी डीवी के अनुसार दोस्तों शिक्षा जो है करके सीखना, इनकी लर्निंग बाय डूइंग अनुभवों का निर्माण और एक जो है सामाजिक प्रक्रिया है। और शिक्षा जो है दोस्तों भविष्य के जीवन की तैयारी नहीं बल्कि स्वयं जीवन है, ये कहा था दोस्तों जॉन डीवी ने। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वयं जीवन, ठीक है। ध्यान रखेंगे जॉन डीवी ने जो है कहा है दोस्तों शिक्षा जो है भविष्य के जीवन की तैयारी नहीं है बल्कि स्वयं जीवन है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर करेंगे। 10 है दोस्तों सत्य, शिव और सुंदरम किस दार्शनिक विचारधारा के मूल मूल्य हैं? आंसर देखिए अस्तित्ववाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद या फिर प्रकृतिवाद। चलिए आंसर कीजिए। सत्य, शिव और सुंदरम किस दार्शनिक विचारधारा के मूल मूल्य हैं आपको बताना है। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा 10 का। ये विचारधाराएं जो है दोस्तों सारी जो मैंने आपको जो है ये सारी चीज़ें बता रखी हैं, जो विभिन्न दर्शनों का जो योगदान रहा है वो मैंने आपको सारा बता रखा है, चाहे वो प्रकृतिवाद हो, व्यवहारिकतावाद हो, आदर्शवाद हो, ठीक है। चलिए 10 का आंसर क्या हो जाएगा? 10 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आदर्शवाद, ठीक है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। सत्य, शिव और सुंदरम किस दार्शनिक विचारधारा के मूल मूल्य हैं? तो ये आदर्शवाद के दोस्तों मूल मूल्य हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ आदर्शवाद की बात करें तो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? आत्मानुभूति है, यानी कि आत्म साक्षात्कार, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता रखा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आत्म साक्षात्कार, ठीक है, आत्म साक्षात्कार कह सकते हैं, आत्मानुभूति कह सकते हैं, ठीक है। और नैतिक व आध्यात्मिक विकास तथा पूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? आत्मानुभूति है, यानी कि आत्म साक्षात्कार, नैतिक व आध्यात्मिक विकास तथा पूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करना जो है आदर्शवाद का मुख्य उद्देश्य है। और इसके जनक मैंने बता रखा है आपको, आदर्शवाद के जनक कौन माने जाते हैं? प्लेटो माने जाते हैं, ठीक है, ये भी साथ में आपने ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली के जनक कौन है? चलिए आंसर कीजिए। कई बार दोस्तों ये पूछा गया है, ठीक है। किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली के जनक कौन है? जॉन लॉक, फ्रोबेल, मारिया मॉन्टेसरी या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर कीजिए। किंडरगार्टन, ठीक है। तो किंडरगार्टन दोस्तों ये जर्मन भाषा का शब्द है, ठीक है, जिसका मतलब होता है बच्चों का बगीचा, यानी कि चिल्ड्रंस गार्डन। तो इस शिक्षा प्रणाली के जनक कौन थे? आप सभी ने पढ़ा है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रोबेल, ठीक है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किंडरगार्टन पद्धति के जनक जो हैं फ्रेडरिक फ्रोबेल हैं दोस्तों। इनने जो है इस पद्धति की शुरुआत कब की थी ये पूछा जा सकता है आपको, कि किंडरगार्टन पद्धति की शुरुआत जो है फ्रोबेल ने कब की थी? तो ये की थी दोस्तों 1837 में, ठीक है। 1837 में फ्रोबेल ने दोस्तों इस पद्धति की शुरुआत की थी। कहाँ से की थी? तो ये याद रखेंगे, जर्मनी से की थी। कहाँ से की थी? जर्मनी से इसकी शुरुआत की थी, ये भी याद रखेंगे 1837 में। और किंडरगार्टन जो है दोस्तों एक जर्मन भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है बच्चों का बगीचा, ठीक है, बच्चों का बगीचा, ठीक है, बच्चों का बगीचा, या कह सकते हैं आप चिल्ड्रंस गार्डन, ठीक है, क्या कह सकते हैं? चिल्ड्रंस, ठीक है, गार्डन, चिल्ड्रंस गार्डन, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इस पद्धति में बच्चे को जो है एक पौधे और शिक्षक को एक माली माना गया है, ये आप सभी ने पढ़ा है, ठीक है। किंडरगार्टन पद्धति में जो है इस पद्धति के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता रखा है, ठीक है, किंडरगार्टन पद्धति। तो इसमें जो है बच्चे को क्या माना जाता है? बच्चे को, ठीक है, बच्चे को क्या माना जाता है? पौधे, बच्चे को क्या माना जाता है? पौधे माना जाता है। और शिक्षक को क्या माना जाता है? शिक्षक को माना जाता है माली, ठीक है, शिक्षक को क्या माना जाता है? माली माना जाता है दोस्तों,
ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। क्लियर है? चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करेंगे। बौद्ध दर्शन के अनुसार दुखों से मुक्ति पाने हेतु किस मार्ग का उपदेश दिया गया है? तो मैंने कई बार बता रखा है आपको, जब मैंने आपको बौद्ध और जैन धर्म के बारे में बताया था। ठीक है, तो देखिए बौद्ध दर्शन के अनुसार जो है दुखों से मुक्ति पाने हेतु किस मार्ग का उपदेश दिया गया है? ऑप्शन देखिए त्रिरत्न, षड दर्शन, पंच महाव्रत या फिर अष्टांगिक मार्ग। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। बौद्ध धर्म में जो है यानी कि बौद्ध दर्शन में दुखों से मुक्ति पाने के लिए किस मार्ग का जो है दोस्तों उपदेश दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा आपका अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया गया है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म में निर्वाण पाने का ये दोस्तों मार्ग था अष्टांगिक मार्ग। इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है डिटेल में। आप इसको जो है प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ आपको दोस्तों ये मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपने आंसर करना है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती यानी कि जिसे हम शांति निकेतन कहते हैं, तो शांति निकेतन किस दार्शनिक विचार का प्रतिनिधित्व करती है? ऑप्शन देखिए केवल तकनीकी शिक्षा का, कठोर धार्मिक शिक्षा, पश्चिमी विचारधारा या फिर प्रकृतिवाद और विश्व बंधुत्व। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती या शांति निकेतन किस दार्शनिक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 13 का राइट आंसर? केवल तकनीकी शिक्षा नहीं था। ठीक है, कठोर धार्मिक शिक्षा ये भी नहीं होगा। ठीक, पश्चिमी विचारधारा भी नहीं। ठीक है, सिर्फ आपका ऑप्शन डी होगा, प्रकृतिवाद और विश्व बंधुत्व। ठीक है, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि शांति निकेतन जो है किस दार्शनिक विचार का प्रतिनिधित्व करती है? प्रकृतिवाद और विश्व बंधुत्व का। ठीक है, बाकी बात करें शांति निकेतन की दोस्तों, शांति निकेतन आप सबको याद रखना है ये जो इसकी मूल स्थापना है। ठीक है, यहाँ पर तो आपका दिया है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित। ठीक है, इसका जो इसकी मूल स्थापना हुई थी। ठीक है, मूल स्थापना जो है इसकी कब हुई थी? ये हुई थी दोस्तों 1863 में, 1863 में इसकी मूल स्थापना हुई थी शांति निकेतन की। ठीक है, ये एक आध्यात्मिक आश्रम के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी इसकी स्थापना? जो इसकी स्थापना हुई थी, मूल स्थापना की थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। देवेंद्रनाथ टैगोर कौन थे बताइए? देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो एक किसके फादर से किसके पिता थे? रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे दोस्तों, देवेंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने ही दोस्तों इस शांति निकेतन का जो है इसकी जो मूल स्थापना है वो की थी। ठीक है, और जब इसकी स्थापना की थी 1863 में, तो ये एक आध्यात्मिक आश्रम के रूप में इसकी स्थापना की थी। बाद में जो है दोस्तों फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने फिर 1901 में 1901 में जो है यहाँ पर एक ब्रह्मचर्य आश्रम यानी कि आप कह सकते हैं आवासीय विद्यालय की शुरुआत की थी यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मूल स्थापना पूछा जा सकता है आपको, तो ध्यान रखेंगे। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करेंगे। 14 है दोस्तों, अद्वैत वेदांत दर्शन के मुख्य प्रवर्तक कौन है? चलिए बताइए, अद्वैत वेदांत दर्शन के मुख्य प्रवर्तक कौन थे? आदि शंकराचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य या फिर रामानुजाचार्य। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का? अद्वैत वेदांत दर्शन दोस्तों, ये जो है अद्वैत वेदांत दर्शन जो है ये सनातन हिंदू धर्म का एक प्रमुख और प्राचीन ज्ञान प्रधान दर्शन है दोस्तों। और इसके जो प्रवर्तक रहे हैं दोस्तों रहे हैं शंकराचार्य। ठीक है, आदि गुरु शंकराचार्य। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अद्वैत वेदांत दर्शन। ठीक है, ये जो है आपका सनातन हिंदू धर्म का एक प्रमुख और प्राचीन ज्ञान प्रधान दर्शन है और इसके प्रवर्तक रहे हैं दोस्तों आदि गुरु शंकराचार्य। ठीक है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 और आज का आखिरी क्वेश्चन। 15 का आंसर करेंगे। यथार्थवाद के जनक किसे माना जाता है? यथार्थवाद यानी कि रियलिज्म के जनक किनको माना जाता है? रूसो, अरस्तु, प्लेटो या फिर C.S. पियर्स। चलिए आंसर कीजिए यथार्थवाद। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? यथार्थवाद के जनक जो है किसे माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु। ठीक है, अरस्तु को माना जाता है
यथार्थवाद का जनक, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और अरस्तु के बारे में आपने जाना ही दोस्तों, अरस्तु के अनुसार जो है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना, सद्गुणों का निर्माण करना और व्यक्ति को जो है श्रेष्ठ नागरिक बनाना जो है इनका जो है मुख्य उद्देश्य था दोस्तों, इनके अनुसार, अरस्तु के अनुसार, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यथार्थवाद के जनक अरस्तु, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और अरस्तु के अनुसार जो है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों अरस्तु के अनुसार मनुष्य का क्या करना? मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना और सद्गुणों का निर्माण करना और व्यक्ति को जो है श्रेष्ठ नागरिक बनाना है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। जल्द मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।